There's not much to do when all I... चलिए आज हम पार्ट 4 भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर कक्षा 8 का है, बेसिक विद्यालयों से संबंधित। इसको हम शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 3 पार्ट ख़त्म कर चुके हैं जिनमें भारत में कंपनी राज्य का आगमन कैसे हुआ, उसने किस किस तरीके से अपना प्रभाव बाकी देश के राज्यों में जमाना प्रारंभ किया, कैसे अपनी कंपनी को स्थापित किया, कैसे अपने नियंत्रण को और स्ट्रॉन्ग बनाया। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था और उनके देश की शासन व्यवस्था में क्या क्या डिफरेंसेस थे, अंतर थे, जिसकी वजह से हमारी शासन व्यवस्था, हमारे शासक, हमारी सत्ता कमज़ोर पड़ती गई उनके सामने और उनका प्रभाव हमारे देश पर बढ़ता चला गया। इस पार्ट में हम कंपनी राज्य का प्रभाव भारत पर किस किस तरह से उसकी पकड़ प्रभावित होती चली गई, तेज होती चली गई और भी ज़्यादा कसती चली गई, उसके बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के कई तरीके तैयार किए थे। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत में कंपनी की पकड़ को मजबूत बनाए रखा था और उसे और अधिक मजबूत करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव करता रहता था। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था और सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट भारत के साथ व्यापार किया जा सके और उसके भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए वह उपयोग कर सके। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, इसका मतलब है कि जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड क्लाइव बंगाल के, उन्होंने वहाँ पर दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की थी। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व यानी कि पैसे से संबंधित वसूली का कार्य होता था और नवाब के पास राज्य की कानूनी व्यवस्था और राज्य के विकास के कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। कंपनी के पास अधिकार था लेकिन कोई कार्य नहीं थे, कोई दायित्व नहीं था, जबकि नवाब के पास दायित्व बहुत सारे थे लेकिन कोई अधिकार नहीं था। इसी दौरान 1769 से 70 तक बंगाल में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई थी। जनता को राहत पहुंचाने का कोई भी काम नहीं किया गया। इससे इंग्लैंड में कंपनी की ओर से बहुत आलोचना हुई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में ही लगे रहे। कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त होता था। निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेनवासी मांग करने लगे थे कि कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति में योगदान के मापदंड निश्चित किए जाएं और कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा मांगा जाए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड यानी कि विदेशी मुद्रा के ऋण की मांग की जा रही थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, उनके लेखे जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के पहले कानून में परिवर्तन किया जाए। साथ ही कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। इन्हीं कारणों से कई एक्ट और धाराएं बनाई गईं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा तो आपको ये समझ में आया होगा कि भारत में कंपनी सिर्फ पैसा कमाने के लिए आई थी। उसका एकमात्र उद्देश्य यहाँ की जो जैसे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ से ज़्यादा सोना पैसा इकट्ठा करके वो अपने देश में पहुँचाएं ताकि वो और अधिक विकसित होते जाए। वही यहाँ के लोग वहाँ के लोग कर रहे थे, यहाँ से अधिक धन बटोर कर अपने देश ले जा रहे थे और उनकी ज़िंदगी और बेहतर होती चली जा रही थी। लेकिन कुछ लोग थे जो अंग्रेज ही थे, वो ये सब देखकर उसके विरोध कर रहे थे क्योंकि अनियमित तरीके से वो धन इकट्ठा कर रहे थे, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उनमें कई लोगों ने कहा कि वहाँ के लोग इस तरीके से धन बटोर रहे हैं जिससे यहाँ के लोगों को बहुत ही
असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके आय व्यय का की इनकम कैसे हो रही है, किस तरीके से वो पैसा यहाँ से बटोर रहे हैं, उसका लेखा जोखा वो सब सरकार को देना हो, तो इसके लिए कई धाराएं बनाई गई। लेकिन वो धाराएं भी, वो एक्ट भी जो बने वो अंग्रेज़ों के फेवर में ही थे। उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहला जो वैधानिक विकास यानी कि कानूनी विकास भारत में शुरू हुआ, उसमें सबसे पहला एक्ट जो बना था वो 1773 में बना था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से नियम यहाँ पे बनाए गए। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि पहला जो नियम बना वो था, वे कंपनी के राजनीतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य, सभी बातें ब्रिटिश संसद के सामने रखा करेंगे। दूसरा, कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं, इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। यानी कि उनको बताना पड़ेगा, जब वो यहाँ से रिटर्न होंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि वो कितना धन अपने साथ ले जा रहे हैं और उन्होंने उसको किस किस तरीके से कमाया है, उसका ब्यौरा सरकार को देना पड़ेगा। तीसरा, इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया, यानी कि पूरे भारत का एक गवर्नर। पहले अलग अलग प्रांत के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था उसी को पूरे भारतीय क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। चौथा, न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 में। ये पहला एक्ट था। दूसरा एक्ट 1784 में आया, जिसे कि पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा पहला जो सुधार किया गया वह यह था कि ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एक अधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का एक मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति को यथावत रखा गया, मतलब जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी रही। इसके बाद इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 ईस्वी तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद के कुछ चार्टर एक्ट पास किए गए जो कि इस प्रकार से हैं। पहला एक्ट 1793 में पास हुआ। इस एक्ट में जो कंपनी को अधिकार दिया गया था वह था, इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार मिल गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण और भी बढ़ा दिया गया। इसके बाद दूसरा एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में, यानी 4 चार्टर एक्ट जो पास किए गए। इसमें जो 1853 में चार्टर एक्ट पास किया गया था उसमें एक सबसे बड़ा चेंज ये किया गया था कि कंपनी ने सरकारी सेवाओं के जो ऊंचे पद होते थे उसमें नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट कर दी थी, जो कि भारतवासियों के लिए एक बहुत ही, जैसे उनके लिए बंद कर देना, उसकी उम्र को घटा देना, तो भारतवासियों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी ताकि वो उच्च पदों पर नियुक्त ना हो सकें। इससे भारत में ऊंचे पदों पर भारतीयों का नियुक्ति एक तरह से बंद ही हो गया था। कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे, नागरिक सेवा, सेना और पुलिस और न्याय व्यवस्था। ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कंपनी के शासकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाजों, विवाह आदि से संबंधित कानून में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा था, मतलब इनको छोड़ दिया था उन्होंने। उनके लिए पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर ही न्याय किया जाता था। 1774 में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कि उस समय भारत के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके बाद प्रांतीय और जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया, किंतु यूरोपीय और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे, उनके न्यायाधीश भी अलग अलग होते थे। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि भारत में प्रतियोगिता की एज को, उम्र को घटा दिया गया था। जो प्रतियोगिता
विदेश में होती थी, इंग्लैंड में होती थी भारतीय नागरिक सेवा प्रतियोगिता। इंग्लैंड में होती थी। पहले तो इंग्लैंड जाना ही भारतीयों के लिए बड़ा मुश्किल होता था, जो भारतीय जो रिच फैमिली से कनेक्टेड थे, जो जाते भी थे। तो पहले उसकी 23 वर्ष उम्र थी, फिर 1863 में उसकी उम्र को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था, और उसके बाद 1876 में उसको 21 से घटाकर 19 साल कर दिया गया। ऐसे और परीक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी भाषा थी, तो भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन होना बहुत ही कठिन हो गया था। शिक्षा और सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने 1781 में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी कराना था। महान सुधारक राजा राम मोहन रॉय, जिनका नाम आपने पहले भी सुना है, जिन्हें सती प्रथा के विरोध में अपनी आवाज़ को प्रबल तरीके से उठाया था और उसमें बदलाव लाए थे, उन्होंने ही इसमें बदलाव लाना चाहते थे। वे ये मानते थे कि भारत में नए ज्ञान विज्ञान तकनीकी की शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग भी की थी कि भारतीयों के लिए संस्कृत की ज़रूरत नहीं है, इतिहास की ज़रूरत नहीं है, उनको अंग्रेजी शिक्षा की ज़रूरत है, ताकि वे अच्छी किताबों को, शरीर की रचना के बारे में, दूसरे उपयोगी विज्ञान को आगे पढ़ सकें और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सकें। उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाई, और इसी कारण 1835 में सरकार ने लॉर्ड मेकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत फारसी के स्थान पर अंग्रेजी ने अपना स्थान बना लिया। अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ने लगी। ये पिक्चर लॉर्ड मैकाले की है, और ये अक्सर पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्भव किस के समय में हुआ या किसने किया, तो इसको आप अंडरलाइन कर लें और अच्छे से देखें। इसके बाद हम आते हैं भूमि सुधार पर, कि भूमि सुधार यानी कि पहले कैसे ज़मींदारी व्यवस्था भारत में लागू हुई, उसका क्या असर पड़ा, कितना अच्छा कितना बुरा असर पड़ा, और किसने इस व्यवस्था को भारत में लागू किया। अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी को भूमि कर टैक्स, लैंड टैक्स बोलते हैं, वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह नियम बनाया कि गांवों की मालगुजारी यानी कि टैक्स वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए, और यदि मालगुजारी वसूल करने वाला अपने काम ठीक से ना करता हो तो ये काम किसी और को दे दिया जाए। तो उस समय कॉर्नवालिस यहाँ भारत के गवर्नर थे, उन्होंने इस प्रथा में निम्न सुधार किए कि ये व्यवस्था उन्हीं के फेवर में काम करती रहे। पहला था स्थायी बंदोबस्त लागू करना। इसमें क्या होता था कि किसी, जैसे एक गांव है, उस गांव के ज़मींदार को, उस गांव का जो प्रधान होता था, वो उसको माल वसूल करने के लिए नियुक्त कर देते थे। तो आजीवन वो उस काम को करता था। अगर वह उस काम को अच्छे तरीके से कर रहा है तो उसके पुत्रों को वही स्थायी रूप से उस गांव का ज़मींदार घोषित कर दिया जाता था, और यहीं से ज़मींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त की प्रथा को चालू किया गया। अब यही लोग ज़मीन के मालिक हो गए, क्योंकि उनको स्थायी रूप से ज़मींदार घोषित कर दिया गया, किंतु स्वामित्व उनका नहीं था। वो तभी तक रहेगा जब तक वे मालगुजारी देते रहेंगे। उन्हें ज़मीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे ज़मीन छीन लेने का अधिकार भी था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई थी। रैयतवाड़ी प्रथा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आज आपकी ज़मीन का लगान कौन वसूल करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे कि आज आपकी ज़मीन का लगान कौन वसूल करता है, ज़मींदार या सरकार? दूसरा पॉइंट है रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी कि काश्तकारों को सौंपा गया था। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित की गई थी। रैयत यानी कि अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में दे देते थे, और इससे बहुत ही गरीबी भारत में आ रही थी। तीसरी थी महालवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। ये समूह महाल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहा गया। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी।
इन सब का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, यहाँ के भारतीय उद्योग धंधों पर क्या असर पड़ा, वो आगे बढ़ रहे थे कि विनाश की तरफ जा रहे थे। आइए इस पैराग्राफ में देखते हैं। अंग्रेज भारत से कच्चा माल यानी कि सूत और कपास ले जाते थे और मशीनों से माल तैयार करके, जो कि हाथ से बने सामान से बहुत सस्ता होता था, वह तैयार माल को ज़्यादा दाम पर भारत में ही बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योग के सामने टिक नहीं पाए और इसी कारण भारतीय उद्योग धंधों का विनाश होने लगा। यहाँ पर ये आपका पाठ खत्म होता है, पार्ट 4, कि कैसे भारत में अंग्रेज़ों ने अपने पांव जमाने के लिए यहाँ की ज़मींदारी व्यवस्था, यहाँ के किसानों को अपने जाल में जकड़ा और यहाँ के जो कुटीर उद्योग हैं, जो कि गांव-गांव में लोग करते हैं, उनको ख़त्म करने का उन्होंने उनको ख़त्म किया और अपने उद्योगों को यहाँ पर ज़्यादा फलीभूत किया। अगर इस पार्ट से संबंधित आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके, मैसेज करके, ठीक है, मैं आप उसको आपको बता दूँगी। ओके, थैंक यू बेटा। अब आप इसको ध्यान से पढ़ें और आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना, कमेंट तो ज़रूर करना और शेयर भी करना। There's not much to do when all I